हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो कि सब्जेक्ट है बी फार्म सेकेंड सेम का। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी एंड सेल इंजरी। पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी जानने से पहले हम लोग जानेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी दो वर्ड से बने हैं, पैथोस जो कि ग्रीक वर्ड है, पैथोस, पैथोस की मीनिंग होती है सफरिंग, और लोगोस, लोगोस की मीनिंग क्या होती है? स्टडी। मतलब कि वो स्टडी जिसमें हमारी बॉडी सफर करती है किसी डिजीज से, इस कॉल्ड पैथोलॉजी। अब बात आती है पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी सेम, पैथोस सफरिंग होता है और फिजियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ बॉडी। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी हमारे स्ट्रक्चर, हमारा फंक्शन किसी डिजीज से सफर करता है, उसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ टर्म, जैसे इटियोलॉजी होता है, पैथोजेनेसिस होता है, डिजीज क्या होता है। पहले हम आते हैं इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी मतलब होता है वाई, मतलब क्या कारण है जिससे हमें कोई डिजीज हो रही है। जैसे कि उसके कारण, क्या कारण हो सकते हैं? जेनेटिक कॉज होते हैं, दूसरा फिजिकल कॉज होते हैं। फिर बात आती है पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस मतलब कि मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू हमें वो डिजीज हो रही है, मतलब हाउ दैट डिजीज कॉज इन आवर बॉडी, दैट इज पैथोजेनेसिस। फिर बात आती है डिजीज। डिजीज क्या होता है? डिजीज क्या होता है? एक इल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको कहते हैं डिजीज। मतलब कि पैथोलॉजी के बाद होता है पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के बाद होता है डिजीज, मतलब दोनों के बाद तीसरा टर्म आता है डिजीज। डिजीज में क्या होता है? फंक्शनल चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ सिम्टम्स निकल के आते हैं, या फिर हमारी सेल डिफेक्ट होती है, कोई डिफॉर्मिटीज होती हैं। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे जो कि हमें जानना जरूरी है, जैसे कि हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? कोई भी कंडीशन एक पर्सन की, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। डिजीज क्या होता है? डिजीज इज अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिजीज। इटियोलॉजी, जैसे कि मैंने इटियोलॉजी बताया, इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी दैट स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज, मतलब उसमें हम जानते हैं कि क्या कारण है बीमारी का, इटियोलॉजी में। फिर आती है पैथोजेनेसिस, जैसा कि मैंने बताया कि मैकेनिज्म जानते हैं हम उसमें। नेक्स्ट अब बात आती है सेल इंजरी की। सेल इंजरी क्या होती है? अब सेल इंजरी जानने से पहले सबको पता है कि सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं 12वीं से, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल मल्टीपल सेल से मिलके ऑर्गन टिश्यू बनते हैं और मल्टीपल टिश्यू से बनके ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सेल इंजरी। सेल और इंजरी दो पार्ट अगर डिवाइड कर देते हैं, सेल मतलब कोशिका और इंजरी मतलब किसी से फिजिकल कॉज से या मैकेनिकल कॉज से उसको इंजरी पहुंचना, मतलब उसको चोट पहुंचना, इज कॉल्ड सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है? इफेक्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, मतलब किसी स्ट्रेस के कारण कोई सेल में इंजरी होती है, उसको सेल इंजरी कहते हैं। सेलुलर रिस्पांस की बात होती है यहाँ पे। सेल इंजरी हुई तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पांस आती है। दो रिस्पांस होते हैं, एक होस्ट होते हैं जो कि सेल इन्वॉल्व होती हैं, कुछ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं होस्ट में, और दूसरा इंजीरियस एजेंट होते हैं जो कि कुछ एजेंट जो कि इंजरी उसको कॉज करवाते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है? डिक्रीज इन सेल साइज, मतलब एट्रोफी मतलब सेल की साइज डिक्रीज होना, उसको कहते हैं एट्रोफी। फिर नेक्स्ट हाइपरट्रोफी। हाइपर मतलब बढ़ जाना, हाइपर मतलब बढ़ जाना, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन। एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, मतलब किसी भी ऑर्गन और टिश्यू में सेल की साइज बढ़ जाना, उसको कहते हैं हाइपरट्रोफी। फिर बात आती है हाइपरप्लेशिया की। हाइपरप्लेशिया में क्या होती है कि सेल नंबर बढ़ जाती है, लिखा इंक्रीज इन द सेल नंबर, सेल नंबर बढ़ जाना इज हाइपरप्लेशिया। और फिर बात आती है मेटाप्लेशिया की। मेटाप्लेशिया क्या होता है कि एक सोमैटिक सेल, एक डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल को दूसरे डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल में कन्वर्ट हो जाना, इज कॉल्ड मेटाप्लेशिया। अब सोमैटिक सेल क्या होती है? सोमैटिक सेल इज अ नॉर्मल सेल अदर देन स्पर्म सेल, इज कॉल्ड सोमैटिक सेल। अब बात आती है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया बेसिकली अकॉर्डिंग टू कैंसरस इंस्टीट्यूशन, डिस्प्लेसिया एक सेल ग्रोथ होती है, मतलब टिश्यू के अंदर जो सेल होती हैं उसमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसको डिस्प्लेसिया कहते हैं, लेकिन वो कैंसरस सेल नहीं होती है। नेक्स्ट अब बात आती है सेलुलर रिस्पांस टू सेल इंजरी, मतलब सेल इंजरी होती है तो सेलुलर क्या रिस्पांस आता है?
पहला आता है एडाप्टेशन। मान लीजिए कि हमें किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे हम बॉडी बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है कि हम वो बॉडी हमारी कोई चेंज अडॉप्ट करती है, वो चेंज फंक्शनल डिमांड उसमें बढ़ जाती है सेल की, तो उसके कारण क्या होता है, एट्रोफी होती है, हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेसिया होता है, डिस्प्लेसिया होता है, मेटाप्लेसिया होता है, जैसे कि मैं पिछले स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। फिर वो इसका ये किस कारणों से होती है, जब हमारे सेल पे स्ट्रेस पड़ता है, ओवर स्ट्रेस पड़ेगा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है तो बॉडी की सेल नंबर बदल रही है, मसल्स बदल रही हैं, तो बॉडी के आकार चेंज हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 स्ट्रेस कम होता है और नॉर्मल सेल रिस्टोर हो जाती है। फिर बात आती है आपकी रिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी मतलब कि कोई डीजनरेशन हो जाना सेल में किसी बीमारी के कारण या किसी मैकेनिकल कारण, तो वो क्या होता है, उसमें भी चेंजेस होते हैं, जैसे स्ट्रेस आती हैं तो उसमें भी सेल धीरे 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 रिपेयर होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का फंक्शन होता है रिपेयर करना, ऑटो रिपेयरेशन होती है हमारी बॉडी में। तो फिर जैसे जैसे स्ट्रेस रिमूव होती है हमारी बॉडी रिपेयर होती है, फिर वो नॉर्मल में आ जाती है। ये किस केस में होता है, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस जब पड़ती है हमें। फिर उसके बाद आती है सीवियर स्ट्रेस जब पड़ती है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि इंजरी, इसमें तो इंजरी हो रही है, वो रिवर्सिबल हो रही है। रिवर्सिबल कैसे हो रही है कि चोट लग रही है फिर सही हो जा रही है, कोई बीमारी हो रही है फिर सही हो जा रही है। फिर उसके बाद ये हो रहा है कि सेल इंजरी में क्या, इसमें इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, जैसे कैंसरस सेल है, ठीक है, वो बन जा रही हैं तो फिर वो मल्टीपल हो रही हैं खत्म होने की वजह, वो ऑटो हीलिंग नहीं हो पा रही है उसमें, तो उससे क्या होगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं अभी पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम के थ्रू, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, ये रिवर्सिबल की बात हो रही है अभी। यहाँ पे इंजरी हुई और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग आ गई या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग आ गई, वो डिजेनरेट हो गई। फिर उसके बाद रिकवरी चालू हुई, एक समय के बाद रिकवरी होने लगती है, तो रिकवरी फिर शुरू हुई तो रिकवर्ड हो गई बॉडी, फिर उसके बाद नॉर्मल सेल हो गई। और वहीं इरिवर्सिबल में देखें तो इंजरी हुई, इंजरी से फिर उसके बाद सेल डेथ होने लगी। सेल डेथ क्यों होने लगी, क्योंकि सेल के डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन में सेल डिवाइड होने लगी, जिसमें नेक्रोसिस हुई और फिर सेल डेथ हो गई। अब बात आती है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस क्या होती है, एबनॉर्मल डेथ होती है, और एपोप्टोसिस क्या होती है, प्लानिंग डेथ ऑफ सेल होती है। नेक्स्ट बात आती है ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, मतलब कि क्यों, भी मैं स्टार्टिंग में बताया कि ईटियोलॉजी का मतलब होता है व्हाई, डिजीज क्यों हो रही है। तो ईटियोलॉजी बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, कॉजिंग फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो गया, दूसरा एक्वायर्ड हो गया। जेनेटिक में क्या होता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, साइटोजेनेटिक डिफेक्ट होता है और सिंगल जीन डिफेक्ट होता है। वही आपका एक्वायर्ड में क्या होता है, हाइपोक्सिया इस्कीमिया होता है, फिजिकल एजेंट होता है और माइक्रोबियल एजेंट होता है। फिर इसके बाद इस फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक एंड शेयर।